स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स विषय पे बातचीत कर रहे थे और फिजिक्स विषय में मैंने इसके पहले जो क्लास लिया था उसमें बल से संबंधित कुछ विभिन्न बल बचे हुए थे जो महत्वपूर्ण बल थे। जैसे फ्रिक्शन के बारे में मैंने बताया, घर्षण बल, बल आघूर्ण, अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तीन के बारे में मैंने क्लास को लेकर आया था, लेकिन मैंने बताया कि कुछ समस्याएं थी तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार, तो मैंने केवल घर्षण बल पे आपसे बातचीत किया था और घर्षण बल पे बातचीत करने के बाद मैंने क्लास को स्थगित कर दिया। तो आज जो मैं उसी क्लास को कंटिन्यू करता हूं, उसमें एक फेज मैंने कंप्लीट किया था आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड यानी कि घर्षण बल के बारे में। आज जो मेरी क्लास चलेगी वो क्लास हमारी जो होगी वो बल आघूर्ण से संबंधित होगी और अधिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल से संबंधित इन तीन मुद्दों पे मैं बातचीत करूंगा। और हम आपसे ये कहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निस्संदेह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलें, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग पे मैं निरंतर प्रयास करता रह रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी निरंतरता को और प्रोत्साहित करेंगे। चलते हैं हम अपने मुद्दे की तरफ। हमारी जो मुद्दा है आज की वो है बल आघूर्ण से संबंधित बात है। तो हम लोग आज देखते हैं बल आघूर्ण से संबंधित क्या क्या परीक्षा और जानकारी के हिसाब से सही है, उन सारे मुद्दों पे करते हैं हम लोग बातचीत। तो बल आघूर्ण क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। हमने अभी यही लिखा है कि किसी भी वस्तु पे इस प्रकार बल को आरोपित किया जाए। मैं परिभाषा इसलिए यहाँ लिखता चल रहा हूँ कि आप आसानी से सारी बातों को समझते चलें। किसी भी वस्तु पे इस प्रकार बल आरोपित किया जाए कि इस बल के कारण जो वस्तु होगा वो वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमना शुरू कर दे, और घूमना अगर वो शुरू कर देगा तो जो घूमने का काम वो कर रहा है, इस प्रकार के जो प्रभाव होंगे इस प्रभाव को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। ये बल आघूर्ण जो होता है ये तीन बातों पे निर्भर करता है। एक ये कि किसी वस्तु पे हमने कितना बल को लगाया, दूसरी बात ये कि मैं जब बल उस पे लगा रहा हूं तो उस वस्तु के पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है। जैसे ये समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई वस्तु है और ये इतनी दूरी पे है r दूरी पे, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बल लगा रहा हूँ इसको रोटेट कराने के लिए। तो जब यहाँ मैं फोर्स को डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं F लगा रहा हूँ, तो जो मैं F लगा रहा हूँ तो ये मुड़ेगा तो कितने डिग्री के एंगल पे ये मुड़ रहा है, एक तो ये पैमाना हमें जानना है। मैंने यहाँ कितना फोर्स डाला ये हमें जानना है। और तीसरी बात इस बात पर निर्भर करता है कि घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कितना है, यानी कि जहां मैं बल डाल रहा हूं यहाँ बल डाल रहा हूं तो यहाँ से और जहां से ये वस्तु घूम रहा है इसके बीच की दूरी कितनी है। इसी को ये बात निर्धारित अगर रहेगी तो हम लोग बल आघूर्ण को आसानी से बता देंगे। और इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जो मैं F लगा रहा हूं, अगर हम बल यहाँ ज्यादा लगाऊंगा और मान लीजिए बल को मैं ज्यादा पुटअप कर रहा हूं और R जो है वो भी ज्यादा है, ये R दूरी जो है ये भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ज्यादा अगर दूरी पे हम बल को ज्यादा लगाएंगे तो यहाँ घूमने की जो प्रवृत्ति होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी। तो यहाँ घूमने की जो प्रवृत्ति होगी, जो घूर्णन गति होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर हम ज्यादा बल लगाएंगे और R ज्यादा दूरी रहेगा तो ये घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रखेगा, और अभी हम इसको उदाहरण से बता रहा हूँ। और अगर हम बल को कम लगाएंगे और दूरी भी कम होगा तो जाहिर सी बात है घूमने की क्षमता भी उस वस्तु के अंदर कम होगा, जैसे अभी मैं समझा रहा हूं आपको। और एक बात यहाँ ये याद रखना, ये जो R दूरी है, अगर ये R दूरी बहुत ज्यादा होगा इसका मतलब ये हुआ कि कोणीय दूरी ज्यादा बनेगा,
सीधा सीधा मतलब ये निकला कि बल हमको कम लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आर दूरी ज्यादा है तो हमें आघूर्ण जो पैदा करना होगा, जो हमें फोर्स डाल के आघूर्ण पैदा करना होगा, वो कम फोर्स में हम काम कर जाएंगे। या अगर मान लीजिए हम दूरी अगर बहुत कम है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमें बल को बहुत ज्यादा पुटअप करना पड़ेगा, बल को बहुत ज्यादा पुटअप करना पड़ेगा। इसको जरा समझते हैं हम लोग उदाहरण से, बल आघूर्ण को जरा हम लोग उदाहरण से समझते हैं। आप देखते हैं दरवाजा जो होता है, दरवाजा, उस दरवाजा का हत्था जो होता है, हत्था ये कब्जा से बहुत दूर होता है, कब्जा से दूर लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे दरवाजा है, ये मान लीजिए दरवाजा है, ये दरवाजा है आपके घर का, ये सपोज करिए, और ये नीचे का हिस्सा धरातल का और ये ऊपर का हिस्सा है। और यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने आघूर्ण पैदा किया, यानी कि आपका कब्जा यहाँ लगा है, कब्जा जो दरवाजा में कब्जा लगा होता है, और इस कब्जे से लेकर के यहाँ पे कब्जा के बाद यहाँ हत्था लगा रहता है, जहाँ से हम लोग पकड़ के दरवाजा को पुल और पुश करते हैं, यहाँ लगा रहता है। तो ये दूरी जितना ज्यादा होगी, अगर दूरी बहुत ज्यादा होगी, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि यहाँ हम एफ जो है, अगर दूरी ज्यादा होगा तो एफ हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत कम लगाना पड़ेगा। और अगर ये दूरी बहुत कम होगा, अगर ये दूरी मान लीजिए यहाँ मैं बना देता हूँ, इसको जरा हम लोग समझते हैं। अगर ये दूरी बहुत कम होगा, यहाँ पे दूरी जो होगा वो बहुत कम होगा, ये दूरी बहुत कम होगा, दूरी यहाँ क्या है, कम है, तो यहाँ पे आघूर्ण पैदा करने के लिए जहाँ से हम पुल पुश कर रहे हैं, यहाँ पे हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, फोर्स बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। कैसे जरा समझिए, क्या कैसे ये हो रहा है जरा समझिए। हम फोर्स को अगर डाल रहे हैं, फोर्स को अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, दरवाजे के हत्था कब्जा से दूर काहे लगाए जाते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये कहिएगा बल आघूर्ण पैदा करने के लिए, ताकि ज्यादा आघूर्ण पैदा होगा तो कम फोर्स लगाने पे पुल और पुश यानी कि खिंचाव उसको ढकेल सकते हैं, या उसको आसानी से आप खींच सकते हैं कम बल में। अगर मान लीजिए ये दूरी को हम जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो हमें ज्यादा बल देना पड़ेगा उस दरवाजे को खोलने के लिए। या आप देखते होंगे घर वगैरह में रहते होंगे तो गेहूं पीसने वाली जो पुराने समय की मशीनें थी, जाता जिसको बोला जाता है या चक्का बोला जाता है, तो बीच में रोटेशन के लिए होता था, यहाँ एक पटरा और इसके ऊपर एक और पटरा रखा जाता था, इसके ऊपर एक और पटरा रखा जाता था, और नचा नीचे का रहता था और ऊपर वाला उसके ऊपर नाचता रहता है। और नचाने वाला जो ऊपर वाला रहता है, इसमें हत्था जो लगाई रहती थी महिलाएं, वो बहुत दूर लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि अगर दूरी को ज्यादा हम बढ़ा देंगे तो हमें यहाँ एफ फोर्स को कम डालना पड़ेगा, और आसानी से इस पटरे को क्या करेंगे, दाल वाले बड़ी आसानी से नचा लेंगे महिलाएं। यानी दाल को अगर पिसाई करेंगी वो लोग तो कम बल में आसानी से करेंगे, मीन्स थकावट उनको नहीं होगा, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। या इसी तरह से आप देखेंगे कुम्हार जो होते हैं, कुंभकार जो लोग होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको देखिएगा, वे लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो अपने चाक को जो घुमाते हैं, जिसपे वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके चाक को घुमाने के लिए बीच में तो अपना काम करते हैं, जहाँ रोटेशन के लिए होता है, यहाँ पे उनका रोटेशन के लिए रखे रहते हैं, चाक राउंड करता है, तो चाक को घुमाने वाला जो हत्था लगाते हो बिल्कुल किनारे पे लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि उनको कम बल लगा करके आघूर्ण ज्यादा पैदा करना रहता है, तो ये दूरी जितना ही वो बढ़ा के रखेंगे, यहाँ एफ उतना ही उनको कम लगाना पड़ेगा, एफ उतना ही कम लगाना पड़ेगा, और एफ उतना ही कम लगा के वो आघूर्ण जो होगा वो आघूर्ण को बहुत ज्यादा पैदा कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं टाउ बहुत ज्यादा काम करेगा, यानी कि कम बल में वो व्यक्ति आसानी से मिट्टी के बर्तन को बनाने में सहायता ले सकता है। तो बल आघूर्ण के ही कारण होते हैं। या हैंड पाइप आप देखते होंगे, हैंड पाइप का जो हत्थे होते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे हैंड पाइप है, यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं हैंड पाइप को लेता हूँ, यहाँ पे हैंड पाइप का ये पकड़ने वाले हत्थे हो गए। हैंड पाइप आप देखिएगा, हैंड पाइप को, तो हैंड पाइप के साथ एक अतिरिक्त घटना घटित होता है। वो अतिरिक्त घटना क्या होता है? वो अतिरिक्त घटना ये होता है कि हैंड पाइप का जो हत्था होता है वो कब्जा से बड़ा दूर लगाया जाता है।
ये सपोज करिए हैंड पाइप है, ये सपोज करिए हैंड पाइप है। अब ये जो हत्था है, ये जितना ही ज्यादा दूरी हम करेंगे, जितना ही दूरी इसको करेंगे हत्थे को, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आर जो है, जितना ही हम बढ़ाते जाएंगे, आर जितना ही हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ हम पकड़ेंगे तो एफ हमको उतना ही कम लगाना पड़ेगा और आसानी के साथ हम हत्थे को उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं और हत्थे को उठा गिरा के हम यहाँ से बड़े आसानी से पानी को निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से हम यहाँ से पानी निकाल सकते हैं। अगर हत्थे को हम कम कर देंगे, यानी कि हम आर को क्या कर रहे हैं, कम कर देंगे, तो हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी बल हम ज्यादा लगाएंगे तब ये हत्था उठेगा, फिर नीचे लगाए गिराएंगे, फिर उठाएंगे गिराएंगे, यानी कि बल हमको ज्यादा देना पड़ेगा। हमें एक बाटल पानी को भरने के लिए जितनी एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा, उतनी एनर्जी में हम 10 बाटल पानी को भर सकते हैं। अगर दूरी को हत्थे की ज्यादा बढ़ा देंगे तो आघूर्ण ज्यादा पैदा होगा और आघूर्ण ज्यादा होगा तो घूमने की ताकत ज्यादा रखेगा। ये आप देखिएगा स्प्रिंग के लिए वो पेचकस जो होता है, उस पेचकस के लिए देखिएगा, पेचकस को जब लगाया जाता है तो बहुत बड़ा उसका हत्था बनाया जाता है और यहाँ जो भी मिस्त्री रहेगा पकड़ेगा और उसको ऐसे आघूर्ण पैदा करता ताकि आसानी से क्या हो, कस जाए। अगर वो यहाँ पकड़ के अगर कसने की कोशिश करेगा तो पेचकस के यहाँ आग जो दूरी जितना ही कम रहेगा, बल उतना ही ज्यादा डालना पड़ेगा, तो ज्यादा बल डालेंगे तो व्यक्ति की एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, तो कम में काम करके व्यक्ति थक जाएगा। इसलिए पेचकस का हत्था इसलिए ज्यादा लगाया जाता है, बड़ा किया जाता है कि आसानी से ज्यादा कम फोर्स में ज्यादा आघूर्ण को पैदा करें, यानी कि कम बल में ज्यादा काम को आसानी से किया जा सके, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो बल आघूर्ण से संबंधित आप ये परिभाषा को लिखिएगा और मैं यहाँ पे उदाहरण लिख देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए बताया। उदाहरण क्या क्या होगा, एक तो आप लिख लीजिएगा दरवाजे के हत्थे कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। दूसरा हम लोगों को ये लिखना है कि जो घर होते हैं उन घरों में क्या होता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहीं पे हम सारे उदाहरण को लिख देता हूँ, सारे उदाहरण यहीं लिखते चलिएगा। दूसरा उदाहरण आप यहीं पे लिख लीजिएगा कि जो पेचकस होते हैं उनके हत्थे, पेचकस जो होते हैं पेचकस के हत्थे बड़े बनाए जाते इसीलिए क्योंकि आघूर्ण ज्यादा पैदा होगा। तीसरा आप ये कह सकते हैं कि जो कुंभकार होते हैं, चाक जो होता है, चाक कुंभकार का जो चाक होता है, मिट्टी बनाने वाला चाक के हत्थे जो होते हैं, हत्थे वो भी क्या होते हैं, हत्थे दूर लगाए जाते हैं ताकि आसानी से उसमें क्या किया जाए, आघूर्ण पैदा कर लिया जाए और आसानी से आघूर्ण पैदा करके मिट्टी के बर्तन को बड़े सुचारू रूप से बनाया जा सके। फिर आप ये लिख सकते हैं कि जो हैंडपंप जो होता है कि हत्था जो होता है, हत्था वो भी लंबा लगाया जाता है या बड़ा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि ज्यादा आघूर्ण पैदा हो, कम बल में ज्यादा आघूर्ण पैदा किया जा सके। इसी तरह से आप कई तरह के एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, कई तरह के एग्जाम्पल को लिख करके एग्जामिनर को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल के बारे में, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हम लोग देखते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल ये क्या होता है, जरा इसको समझ लिएगा। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जान लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल, इसको थोड़ा नीचे कर लिया जाए तो सही रहेगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लिया जाए। अभिकेंद्रीय बल, ठीक, समझते हैं क्या होता है अभिकेंद्रीय बल। कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग के पथ पे अगर रोटेट कर रही है, कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए कोई एक वस्तु है, यहाँ कोई एक वस्तु है और ये वस्तु क्या कर रही है, इस वृत्ताकार मार्ग के पथ का अनुसरण कर रही है। या ऐसे कर लीजिए, यहाँ एक वस्तु बनाइए ये, और ये वस्तु क्या है, एक वृत्ताकार मार्ग के चारों तरफ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये रोटेट कर रही है इसी तरह, तो रोटेट कर रही है तो यहाँ एक किसके सेंटर पॉइंट होगा,
अब ये वस्तु रोटेट कर रही है इसी वृत्ताकार मार्ग पर, तो वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई वस्तु रोटेट करती है तो इस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है, इस केंद्र की ओर, इस वस्तु का केंद्र की ओर एक बल लगता है। जो केंद्र की ओर बल लगता है वही बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगर मान लीजिए केंद्र से इस वस्तु की त्रिज्या की दूरी जो है r है, r मीटर की दूरी पर वस्तु कोई है और ये वस्तु m मास की कोई वस्तु है और ये जो है ये v मीटर पर सेकंड से, यानी कि v मीटर पर सेकंड से वस्तु क्या हो रही है, चारों तरफ घूम रही है, ये मार्ग पे घूम रही है, इसी मार्ग पे। तो हम एक भाषा में ये कह सकते हैं कि जो अभिकेंद्रीय बल होता होगा, जो अभिकेंद्रीय बल होगा, अभिकेंद्रीय बल जो होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे अभिकेंद्रीय बल जो होगा यानी कि F जो यहाँ पे होगा वो होगा इसके मास वेलोसिटी के वर्ग के बराबर डिस्टेंस है। यानी कि इस फार्मूले पे अगर आप चाहें तो इस पे न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v मीटर पर सेकंड की चाल से r त्रिज्या के चारों तरफ रोटेट कर रही है तो उस वस्तु पे कितना अभिकेंद्रीय बल लगाया जा रहा है, कितने न्यूटन का फोर्स वहां काम कर रहा है, तो आप यहीं पे उस चीज को रख देंगे। मान लीजिए 10 किलोग्राम की वो वस्तु थी और v मीटर पर सेकंड यानी कि 5 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही थी, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए और बटा r दूरी पे है, समझिए वो 10 मीटर की दूरी पे है, तो आप इसका गुणा भाग जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसको गुणा भाग करेंगे तो आप 10 गुणे इसको 25 कर देंगे और बटे यहाँ 10 है ही है, तो कुल मिला जुला के आपको कितना मिल जाएगा, 25 ही मिलेगा। यानी कि 25 न्यूटन का बल जो होगा, 25 न्यूटन का बल यहाँ काम कर रहा है, तभी ये वस्तु इस केंद्र के तरफ अट्रैक्ट होके नाच रही है। अगर उस 25 न्यूटन के बल को हम कम कर देते हैं या 25 न्यूटन के जो बल है उससे बहुत ज्यादा कर देते हैं तो वस्तु जो होगी कम न्यूटन अगर काम करने लगेगा तो वो सीधे गिर जाएगी, वो वस्तु इसके चारों तरफ रोटेट नहीं करेगी। या मान लीजिए जो बल यहाँ काम कर रहा है उस बल के कनेक्शन को हम खत्म कर देते हैं अगर, तो जो ये वस्तु होगी, मान लीजिए यहाँ ये वस्तु था, ये ऐसे ही रोटेट कर रहा था और ये जो इस पे बल काम कर रहा है केंद्र की तरफ, इस बल को मैं खत्म कर देता हूँ, जो बल काम कर रहा है इस दूरी में खत्म कर देता हूँ, तो ये वस्तु सीधे अपने सीधी रेखा में परिधि होते हुए सीधी रेखा में वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी। यानी कि हर हाल में वो वस्तु 90 डिग्री के एंगल पे भागने की कोशिश करेगी, हर हाल में वो वस्तु 90 डिग्री एंगल पे क्या होगी, भागने की कोशिश करेगी। तो आपसे कोई अभिकेंद्रीय बल अगर पूछेगा क्या है तो आप बस यही कहिएगा कि अभिकेंद्रीय बल से संबंधित बस आप यही बताइएगा कि कोई भी वस्तु जो है अगर एक वृत्ताकार मार्ग पे वो घूम रही है तो उस वस्तु को केंद्र की ओर एक बल काम करता है, जो बल काम करता है वही बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और मान लिया जाए कि अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और r दूरी से r त्रिज्या की दूरी के चारों तरफ वो v मीटर पर सेकंड की से वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो उस पे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता होगा, तो आप कहिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू जो होता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर करिएगा बटे r। अब कितने किलोग्राम की वो वस्तु है, कितने मीटर पर सेकंड से वो दौड़ रही है और कितनी दूरी पे है, इसका गुणा भाग अगर आप करेंगे जैसा कि एक मैंने यहाँ करके दिखाया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस वस्तु पे कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है। ये बात आप जान जाएंगे कि कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे काम कर रही है। इसके हम लोग कुछ उदाहरण को जरा समझते हैं, कुछ उदाहरण को। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे कौन है, सूर्य है, यहाँ सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है और यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए चंद्रमा को, यहाँ चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों रोटेट जो करता है, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों रोटेट करता है
तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हम जान जाएं और पृथ्वी का कितना द्रव्यमान है अगर हम ये जान जाएं और किस गति से पृथ्वी घूम रही है ये जान जाएं, तो हम ये बता देंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता होगा, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, इसी के वजह से क्या हो रहा है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रोटेट कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रोटेट कर रही है। या कोई भी उपग्रह ले लीजिए, कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर जो घूमता है, ये काहे घूमता है, अगर इस पिंड का हमें द्रव्यमान पता चले, यानी चंद्रमा का मास कितना है, चंद्रमा कितने मीटर पर सेकेंड से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ये हमें पता चल जाए और चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है ये हमें चल जाए, तो हम ये बता देंगे, इस फार्मूले से ये बता देंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो बताया जा सकता, मैं अपनी भूगोल की क्लास में बताता हूँ, लेकिन ये डाटा बहुत बड़ा है, इसलिए जोड़ना घटाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप छोटे से आप मानक तौर पे ये मान लीजिएगा कि 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है, 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, 10 मीटर की दूरी पे दोनों वस्तु केंद्र से अवस्थित है, तो कितना न्यूटन का फोर्स और कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स वहां कितना काम करेगा, तो आप इसके लिए आराम से बता सकते हैं कि उस पे 25 न्यूटन 10 न्यूटन जितना जवाब आएगा कहेगा इतने का बल उस पे काम करता होगा, इतना बल उस पे काम करता होगा। ये आप आसानी से बता सकते हैं। या आप देख सकते हैं नाभिक में अगर नाभिक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन साहब प्रोटॉन साहब बैठे रहते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन साहब, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव क्या कर रहा है, सेंटर से आर के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ मूव करने के लिए मजबूर किया है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को आप ऐसे याद रखिएगा, अभी मैं इसको लिख के आपको बता देता हूँ, अभी मैं बस ऐसे समझा रहा हूँ। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स समझ गए होंगे तो मेरा एक बात याद रखिए, आप तुरंत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ जाएंगे। इसके सारे उदाहरण को मैं अभी लिख दूंगा, घबराइएगा मत। सूर्य के चारों ओर जो होते हैं ग्रह घूमते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, पृथ्वी जो घूमती है, जरा एक बात याद रखिएगा, पानी अगर मान लीजिए एक जार है, यहाँ पे एक जार है और इसमें हमने क्या किया, पूरा लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे हम पानी को खूब तेज अगर रोटेट करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या होगा, पानी के जब ऐसे रोटेट होगा, जब पानी ऐसे रोटेट होगा तो देखिएगा, ऐसे पानी जब रोटेट होगा तो बीच वाला हिस्सा जो होगा वो खाली हो जाएगा और बगल बगल में पानी भर जाएंगे, यानी बीच में गड्ढा हो जाएगा। इसी प्रकार से पृथ्वी के भी घूमने की वजह से क्या होता है, ध्रुवों पे पृथ्वी चपटी हो गई है। कोई कहेगा पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी क्यों हुई है, तो कहिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण पृथ्वी चारों सूर्य के नाच रही है और उसके मूव करने की वजह से क्या हुआ, ध्रुवों पे पृथ्वी चपटा हो गया है। आप पढ़ते होंगे पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसा पढ़ते होंगे, ध्रुवों पे चपटा चपटा पढ़ते होंगे, और विषुवत रेखा जो पढ़ते होंगे आप, विषुवत रेखा जो पढ़ते होंगे वो विषुवत रेखा पे फैला हुआ पढ़ते होंगे, यानी कि ऐसा कुछ पढ़ते होंगे, यहाँ चपटा, यहाँ पोल पे चपटा चपटा मिलेगा और यहाँ फैला हुआ मिलेगा, ये इसी के कारण होता है। या इसके उदाहरण को ये कह सकते हैं कि कोई गाड़ी लेके जब हम चलते हैं, गाड़ी को मोड़ते हैं, तो धरती और चक्का के बीच मोड़ने पे जो बल काम करता है गाड़ी को कांस्टेंट करने के लिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। या आप ये कह सकते हैं कि किसी पत्थर के टुकड़े को लेके हाथ में हम ऐसे नचाते हैं अगर, तो पत्थर हमारे चारों तरफ मूव कर रहा है, नाच रहा है, तो उस पत्थर को कौन सा ऐसा बल है जो मजबूर किया है कि वो हमारे चारों तरफ नाच रहा है, तो कहिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मान लीजिए यहाँ से हम किसी पत्थर को यहाँ बांधे हुए हैं और इसको चारों ओर मूव करवा रहे हैं, अगर ये मूव कर रहा है, जैसे धागा टूटेगा तो ये पत्थर सीधी रेखा में भागेगा, यानी कि हर हाल में वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधी रेखा में भाग जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है। टीचर में जो गाड़ी साइकिल या मोटरसाइकिल आप चलाते होंगे तो उस पर देखिएगा मल गार्ड लगाया जाता है ताकि कचरा जो है ऊपर ना आए। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब साइकिल चलती है, पहिया जब चलेगा तो वो मूव कर रहा है, उसके मूव करने की वजह से पहिए के साथ साथ क्या होगा, पहिए के साथ साथ सपोज करिए चक्का है, और ये जब चक्का चलेगा तो यहाँ से टीचर को उठाएगा और ठीक इसके 90 डिग्री एंगल पे हमने बताया सीधी रेखा में भागता है,
90 डिग्री एंगल पे कीचड़ ऐसे भागेगा तो कीचड़ सीधे क्या होगा, अभिकेंद्री बल के कारण सीधे वो कीचड़ आपके पीठ पर ही आएगा, इसलिए मलगार्ड को लगा दिया जाता। तो ये सारी बात मैं अभी लिख देता हूँ, लिख के आपको सारी बातों को बता देता हूँ। अगर आप अभिकेंद्रीय बल को समझ गए होंगे तो आप अपकेंद्रीय बल को भी बड़े आसानी से समझ जाएंगे, अपकेंद्रीय बल को भी समझ जाएंगे। क्या होता है अपकेंद्रीय बल? ये सेंट्रीपिटल फोर्स था, अभी ये हम बताने चल रहे हैं आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है, फिर दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। हमने यहाँ बताया है कि किसी भी वस्तु को जब वो एक वृत्ताकार मार्ग पे घूमती है तो केंद्र की तरफ एक बल लगाया जाता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। लेकिन मेरी बात को जरा गौर करिएगा। जब किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, राइट, बराबर बात। लेकिन इसी वस्तु पे ये वस्तु इधर नहीं आ रहा, उधर नहीं जा रहा, इसी वस्तु पे केंद्र से क्या हो रहा है, एक वस्तु के तरफ बल काम कर रहा है। केंद्र से एक वस्तु के तरफ जितना बल वस्तु केंद्र की तरफ काम कर रहा है, उसी वस्तु पे केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, उसी वस्तु पे केंद्र से क्या हो रहा है, वस्तु पे भी लग रहा है। तो केंद्र से जो वस्तु पे लगने वाला बल होता है, उसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल। लेकिन याद रखिएगा, इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, मत सोचिएगा। क्रिया प्रतिक्रिया में भी हमने ऐसा ही कुछ बताया, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में हमने कुछ ऐसा ही बताया है कि दो वस्तु वहां रखा था मैंने। एक्शन एंड रिएक्शन जब पढ़ाया होगा न्यूटन थर्ड का, तो मैं दो वस्तु रखा हुआ, कहा होगा जितनी बल ये वस्तु इस वस्तु पे लगाती है, ए वस्तु पे ये बी वस्तु जितनी बल ए वस्तु पे लगाती है, उतना ही बल ए वस्तु बी वस्तु पे लगाता है। इसको कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया। लेकिन इसको नहीं कहा जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ वस्तु एक ही है। क्रिया प्रतिक्रिया होने के लिए दो वस्तु का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ एक ही वस्तु पे केंद्र की तरफ काम कर रहा है बल, और उसी वस्तु पे केंद्र से बाहर की तरफ काम कर रहा है। तो केंद्र की तरफ काम करने वाला बल अभिकेंद्रीय बल हुआ, और जब इसको बाहर की तरफ काम करने वाला जो बल हुआ वो अपकेंद्रीय बल हुआ। उसी को हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का बल नहीं कह सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। आप इसको समझने के लिए एक उदाहरण से समझिए। सपोज करिए आप गाड़ी को मोड़ते हैं, जब आप गाड़ी को मोड़ते हैं तो गाड़ी जब मुड़ती है तो गाड़ी के चक्के और धरती के सतह के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, परिणाम स्वरूप गाड़ी आसानी से मुड़ जाती है। लेकिन जैसे गाड़ी मुड़ती है तो गाड़ी में बैठा हुआ जो सवारी होता है, उस सवारी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है, यानी कि उसको सेंटर से गाड़ी को बाहर की तरफ काम करने लगेगा। और गाड़ी अगर इधर मुड़ेगी तो व्यक्ति देखिएगा इधर झुकने लगता है। गाड़ी को अगर हम इधर मोड़ेंगे तो सीधे उसके उल्टा डायरेक्शन में व्यक्ति झुकने लगेगा, ऐसे झुकेगा। और गाड़ी को अगर हम ऐसे मोड़ेंगे तो व्यक्ति इधर झुकने लगता है। तो जो व्यक्ति के ऊपर बल लग रहा है, जो व्यक्ति झुक रहा है, वो व्यक्ति के ऊपर लगने वाला बल जो होता है वो अपकेंद्रीय बल होता है। और गाड़ी को मुड़ने में जो बल काम करता है वो अभिकेंद्रीय बल काम करता है। ऐसा कुछ आपको याद रखना। या मौत के कुएं में आप देखिएगा, मौत के कुएं में गाड़ी के ऊपर जो दीवार, गाड़ी और दीवार के सतह के बीच में जो बल काम करता है वो सेंट्रीपिटल होता है। लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला होता है उसको सीधे अपोजिट डायरेक्शन में, अगर उसकी गाड़ी अगर मौत के कुएं में ऐसे दौड़ा रहा है, तो अगर ऐसे चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो यहाँ काम कर रहा है गाड़ी के चक्के और सतह के बीच में, तभी ये मूव कर रही है। लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। गाड़ी को इधर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करके गाड़ी को उधर अट्रैक्ट किया है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पायलट के ऊपर काम कर रहा है, जो चला रहा है, जो उसको कांस्टेंट किया है, नहीं तो वो गिर जाता, नहीं तो आसानी से गिर जाता। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल को मैं अभी लिख देता हूँ। कपड़ा सुखाने के लिए जो मशीन होता है, या पृथ्वी विषुवत रेखा पे कोई पूछेगा कहाँ इतना फैला है, तो इसीलिए फैला है क्योंकि विषुवत रेखा पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है ज्यादा, पृथ्वी फैला हुआ है। तो ऐसे सारे उदाहरण को मैं लिख देता हूँ। यहाँ मैं स्पेशल आपको समझाने के लिए दोनों को एक साथ बताएं। और यहाँ बहुत ज्यादा घबराइएगा मत, बहुत एक लाइन के कोई सवाल बनते हैं
तो बनते हैं नहीं, तो मैं जितनी सारी यहाँ से होती है बातें, मैं सारी बातें आपको लिख देता हूँ। टोटल A to Z बातों को मैं पेस्ट कर देता हूँ, समझने के लिए इतनी सारी बातें आपको पर्याप्त है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से संबंधित जो मुद्दा मैंने बताया है, उन सारे मुद्दों को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं उदाहरण के सहित, और ये सारे उदाहरण एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सारे मुद्दों को आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। मैंने जो बताया अभी लिखा भी यहाँ पे कि जब कोई भी वस्तु है किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उस वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर, यहाँ देखिएगा, वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसको अभिकेंद्री बल कहते हैं, और मैंने ये बता भी दिया। और हमने इस पे फार्मूला भी आपको बताया कि अगर m मास की कोई वस्तु है v मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है और r दूरी पर वो स्थित है, तो कितना उस पर फोर्स काम करेगा, फिजिकल पे इसी पर रख देंगे। अगर मान लीजिए 10 किलो की कोई वस्तु है, 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, 10 मीटर की दूरी पे है, तो आप इसमें रखेंगे, गुणा भाग करिएगा अपना। मैंने अभी आपको समझाया भी। तो आप निकालने के लिए क्या करेंगे, m को लिख देंगे 10, यहाँ 10 लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे v यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4/10 ही लिखेंगे, तो 40/10 करेंगे तो मिलेगा कितना, 4, यानी कि F कितना काम करेगा, 4 न्यूटन काम करेगा। ये बात याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया सब कि सूर्य के चारों ओर ग्रह जो घूमते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह जो घूमते हैं सेंट्रीपिटल, मैंने अभी सारी बातें आपको बताया। गाड़ी को मोड़ते समय वही बल काम करता है, ध्रुवों पे पृथ्वी चपटी क्यों है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। पत्थर के टुकड़े को डोरी में बांध के घुमाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। साइकिल जो है स्कूटर के पहिए पर मलगाड़ जो लगा रहता है इसी के कारण। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है, सारी बातें, इन सारी बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा, इन सारी बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा। और इसके बाद हम मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।